तो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी 23 मंडे, इस दिन आपकी फर्स्ट क्लास होगी। ठीक है, तो मतलब अपनी लास्ट क्लास होने वाली है 5 दिसंबर को। दिस इज द लास्ट डेट ऑफ क्लास। ठीक है, इसके बाद फिर उसके हाँ इसके बाद ही वी वुड स्टार्ट द क्लासेस। ठीक है ना। यूजुअली क्या होता है कि बिफोर 15 डेज आप वेकेशन लो, लेकिन मैंने बिफोर 5 डेज उधर 10 डेज कर दिया। तो क्लासेस में टाइम से आना स्टार्ट कर देना इस तारीख से। ठीक है ना, तुम्हें मेरी आदत पता ही है। थोड़ा सा 1 महीने से मेरा शेड्यूल डिस्टर्ब चल रहा है, अदरवाइज मैं एक मोमेंट भी लेट नहीं करता क्लास, एक इतना सा पल भी। मैं अगर आदत नहीं पता मेरी क्लास चालू करने की, तो जो नए बच्चे हैं उनको बता देना, क्योंकि 8:02 से 3 मिनट 5 मिनट में तो मेरी क्लास लाइव हो जाती है। अभी थोड़ा मैं कुछ चीजों में स्टक हो रखा हूँ, जैसे एक बार से फ्री होता हूँ फिर मैं बताता हूँ क्लासेस। ठीक है, सो इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड 26B कोर्स ऑफ बिजनेस हमने समझ लिया था। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट ऑफ मेकर। What should we start? We should start with the Limitation Act after that. लिमिटेशन कर ले या कुछ कुछ मेजर सब्जेक्ट उठाना है। बीएनएस बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं वो, दे आर नॉट द स्मॉल सब्जेक्ट्स, दे आर वेरी। करना कराने तो बिल्कुल सारे ही है, मैं चाहता हूँ कि अभी इतने बड़े 120 क्लासेस के बाद में कुछ 20-30 क्लासेस वाला कुछ छोटा सब्जेक्ट उठाया जाए। कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो आएगा। हमारा वैसे भी आरजेएस है, दिल्ली एपीपी का बैच चल रहा है क्या? दिस इज द बैच ऑफ आरजेएस। यूजुअली क्या होता है कि अब इच्छा तो तुम्हारी, कल को तुम्हारी इच्छा होगी कि तुम तेलंगाना जुडिशरी दे रहे हो, तो सर वहां के लोकल पढ़ा दो। इच्छाओं पे थोड़ी चलती है क्लासेस। द क्लासेस आर नॉट रनिंग ऑन द whims and fancies of anyone। आएगा वो आएगा, जो 15-16 महीने दो तो उसमें सभी आएगा। बाहर देखूंगा मैंने किस हिसाब से इसको डिजाइन किया है, उसके हिसाब से क्या आ रहा है, लिमिटेशन आ रहा है ना। देखिए सब्जेक्ट्स ऑलरेडी फिक्स हैं आप लोगों के। एक बार लेके आना उसको, दोनों को निकाल लाना, एक बार दोनों कागज को निकाल लाओ एक बार, ताकि बाकी बच्चे भी समझ पाए कि कैसे हमारे कोर्सेज चलते हैं यहाँ पे, कैसे क्लासेस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होती है, और किसके बाद क्या सब्जेक्ट आ रहा है। बाकी लोग भी नोट कर लीजिएगा इसके बाद में क्या सब्जेक्ट हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, और क्लासेस ऐसे ही चलेंगी, कोई नया बैच स्टार्ट नहीं होता है। जिस भी जगह आप चढ़े हो वहीं से आपका बैच स्टार्ट है। दिस इज अवर सब्जेक्ट, किसके बाद कौन सब्जेक्ट किसके बाद आता है। ठीक है, अभी चल रहा है बी, अभी क्या चल रहा है, अभी बीएसए चल रहा है, साक्षी धीरेन चल रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बीएनएस। ठीक है, एक बैच में, मैं 2 बैच में बाइफरकेट कर देता हूँ। दिस इज द फर्स्ट बैच, हम इसमें बीएनएस स्टार्ट कर देंगे एक बैच में, और दूसरा जो बैच होगा उस बैच में वी वुड स्टार्ट फ्रॉम लिमिटेशन। लिमिटेशन के बाद में मतलब 1.5 घंटे की 2 क्लास होती है ना सर, तो 1.5 घंटे का लेक्चर ये और 1.5 घंटे का लेक्चर ये। लिमिटेशन के बाद वी वुड डिस्कस सारे, वी वुड डू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, देन वी वुड कम ऑन द पॉक्सो, और यहां तक आते आते इधर भी देख लीजिए, बीएनएस के बाद आएगा आपका टीपीए कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां पे आएगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तो हमारा फर्स्ट बैच पास आउट हो जाएगा। हमारा फर्स्ट बैच
पास आउट हो जाएगा। द लिमिटेशन के में जो क्लासेस लगेगी वो लगेंगी 25 to 30। SRA would take 30 to 35 lectures। BNSS would take 101 100 to 120 lectures। The POXCO would take 10 to 15 lectures। जब ये खत्म हो जाएगा तो इनका बैच ओवर है यहाँ पे, क्योंकि माइनस सारे हो चुके हैं। जो बच्चे सबसे जिन्होंने जो हमारा फर्स्ट बैच था वो यहाँ पास आउट हो जाएगा। तो मतलब रफली आप लोगों के पास में 4-5 महीने हैं। तो मैं जून तक आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा थोरोली, क्योंकि इसके बाद जब यहाँ BNS चलेगा इसमें भी सर 100 से 120 लेक्चर्स हैं। TPA 35 से 40 लेक्चर का होता है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बाकी और कॉन्ट्रैक्ट बाकी, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर कंसोलिडेटेड क्लासेस लूँ तो 40 to 45 लेक्चर्स है कॉन्ट्रैक्ट के। फिर इधर पूरे माइनर स्टार्ट हो जाएंगे। PO, इंडिसेंट, सेक्सुअल हरेसमेंट, DV, NI, JJ। तो दिस इज द सर्कल ऑफ दीज क्लासेस, ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ द एक्ट है जो छूटे हुए, जैसे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, IOS, फिर वापस आ जाएगा अपना भारतीय साक्ष्य अधिनियम, देन अगेन समझ में आ गई गणित। और JJ के पहले क्या आएगा यहाँ पे, दिस इज हाउ वी वुड फंक्शन अवर क्लासेस। उसको मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ। क्लासेस ऐसे चलती रहती है और इसको पूरा होने में, इस साइकिल को पूरा होने में 15 से 16 महीने लगते हैं। तो इसमें सारे 18 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाते हैं और कुछ बचते दोबारा होंगे। वो जो बच्चे नए हैं ना उनके लिए तो दोबारा होंगे ना, एक बार हो चुके हैं सारे, दोबारा होंगे। जो बच्चे अभी नया बैच जो स्टार्ट हुआ उसमें माइनर से दोबारा होंगे। आप लोग कहाँ से, जहां से भी आप लोग चढ़े उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट होंगे, उसमें 15 महीने लगते हैं। और क्लासेस जो है उनकी ड्यूरेशन थोड़ी लंबी है और ऐसे ही हम लोग फंक्शन करते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग मुरली। वी यूजुअली फंक्शन लाइक दिस, और हम ऐसे ही क्लासेस को रन करते हैं, ठीक है। आप जिस बैच पे आए हो वही सब्जेक्ट आपका लास्ट होगा। जैसे जो बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन में आया है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका लास्ट है, इसके बाद उसका परमिट खत्म है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर देन। तो नया बैच अपन इवनिंग में एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, इवनिंग में एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो डेट वो ऑफिस से अनाउंस हो जाएगी आप लोगों को। एक नया बैच अनाउंस है। जो बच्चा अपना समय बचाना चाहता है, 15-16 महीने के कोर्स को 9-10 महीने में कंप्लीट करना चाहता है, तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों क्लासेस ले, मेरी तरफ से फ्री है। लेकिन अगर वो मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों जगह आ रहा है तो फिर उसको बाद में कंटिन्यू नहीं करने दिया जाएगा। समझ में आई? परमिशन ले, मॉर्निंग इवनिंग दोनों क्लासेस लगाए। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग इवनिंग भी ले रहे हो फिर शाम को सुबह शाम भी आ रहे हो, वो मत करना। तो मुझे नहीं अच्छा लगता किसी बच्चे को पढ़ते हुए रोकने से, ठीक है। क्योंकि जब मैं भी पढ़ता था, लेकिन एक मैनेजमेंट होता है वो बिगड़ता है हमारा, ठीक है। तो एक नया बैच स्टार्ट हो जाएगा जो कि जनवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में होगा। टोटल नया बैच होगा वो, उसमें भी सेम यही प्रोसेस होगा। अब उसमें डिपेंड करता है वेयर फ्रॉम वेयर वी वुड स्टार्ट। मैं चाहूँ तो उसमें SRA से स्टार्ट कर दूं या फिर मैं चाहूँ तो भारतीय न्याय संहिता से स्टार्ट कर दूं, ठीक है। दोस्त वांट टू टेक द लेक्चर्स, क्योंकि APO का जो जितना मेंस का सिलेबस था वो सब कंप्लीट करवा दिया है मैंने। APO के जो मेंस के बैच होंगे वो वीक में 3 दिन क्लास होगी APO की। मेंस का जो बैच होगा ना APO का, वो वीक में सिर्फ 3 दिन चलेगा, वो भी दिन में 1-2 घंटे। तो वी वुड मैनेज ओवर देयर। और फिर 3 दिन हिंदी इंग्लिश का लेक्चर्स होंगे उनके, हम लोग वो मैनेज कर लेंगे चीज समहाउ, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी वुड फंक्शन नाउ। जो नया बैच होगा वो शायद 4 से 7 होगा। कितने बजे तक होगा? 4 से 7।
नया बैच जो होगा। डन? इज इट फाइन टू ऑल ऑफ यू? चलिए, सो दैट्स हाउ वी विल फंक्शन, दैट्स हाउ वी विल फंक्शन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और यही आप अपना मॉडस ऑपरेंडी रहेगा। बच्चे पूछते हैं कि सर नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, नया बैच की कोई डेट नहीं होती है, और जुडिशरी की कोचिंग्स को ऐसे ही फंक्शन करना चाहिए। भाई अपनी वैकेंसी आती है, मान लीजिए 25 में वैकेंसी आ गई, किसी बच्चे ने अभी एडमिशन लिया है नवंबर अक्टूबर नवंबर में, वैकेंसी आ गई अगस्त सितंबर, तो उसके लिए मैं क्रैश कोर्स अलग से चला दूंगा। क्रैश कोर्स अलग से चलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसके कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो अच्छे से तैयारी करे। वैकेंसी आती रहती है, लेकिन अगर आप फेल हो गए और आपको मान लीजिए मैंने कह दिया कि नहीं, मैं वैकेंसी आ गई 8 महीने में मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, 16 महीने का मैं 8 महीने में कैसे पढ़ा सकता हूँ? 16 महीने का 7-8 महीने में कैसे पढ़ा सकता हूँ? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। पढ़ा तो मैं दूंगा आपको, लेकिन फिर क्वालिटी डिक्रीज होती है, मेरी भी और आपकी भी, और मैं इस इंस्टीट्यूट का नाम नहीं खराब होने दूंगा, क्योंकि आप लोगों की मेहनत से इसका नाम चल रहा है, और आप लोग बहुत सफिशिएंट मेहनत करें, मुझे दिखता है। ठीक है ना? लेक क्लास स्टार्ट करें। तो ये मेरा क्लियर आप लोगों को मैसेज था। एक और बात बता दूं, छुट्टियां कब से अनाउंस की है मैंने? देखिए सर, 6 तारीख से छुट्टी रहेगी, मतलब 5 तारीख परसों के दिन हमारा लास्ट लेक्चर है। 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक छुट्टी है। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो 23 को होगी। नेक्स्ट क्लास 23 को होगी। एपीओ के टेस्ट रेगुलर रहेंगे, एपीओ के टेस्ट हर वीकेंड होंगे। ठीक है? जनवरी के बाद में इंग्लिश के एक न्यू फैकल्टी आ रहे हैं, वो अपना ट्रांसलेशन वगैरह जो भी उनका करेंगे एपीओ के लिए, और कोई बच्चा एक्सेस लेना चाहे तो उनको भी मिल सकता है। वी आर शिफ्टिंग अवर ऐप ऑन ए न्यू प्लेटफॉर्म, तो 15 दिन का जो टाइम है मैं इसी में पूरा शिफ्टिंग करा दूंगा। डन? बात समझ में आ गई पूरी गणित? ठीक है ना सर? तो 5 दिसंबर और लास्ट क्लासेस है, 6 से 22 छुट्टी है, 23 तारीख से वी वुड कंटिन्यू द लेक्चर्स। ठीक है? चलिए, ये 2 अनाउंसमेंट मुझे करनी थी आप लोगों को। कहा थे हम लोग? 26C बी हो गया था कंप्लीट। ओके, सो 26C देखिए, 26C को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑफ मेकर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर। अभी होती क्या चीज है, सेक्शन 26C को समझेंगे। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर। स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर, कथन करने वाले व्यक्ति, कथन करने वाले व्यक्ति के हित के विरुद्ध, कथन करने वाले व्यक्ति के हित के विरुद्ध। 26C हेडिंग डालिए, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर, कथन करने वाले व्यक्ति के हित के विरुद्ध। देखिए ऐसा है, और समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, उसको समझ में आ जाएगा। एक बार आप इलस्ट्रेशन ई देखिए, इसमें 2 इलस्ट्रेशन देखेंगे अपन, इलस्ट्रेशन ई और इलस्ट्रेशन एफ। इलस्ट्रेशन ई और इलस्ट्रेशन एफ देखिए आप। अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर क्या होता है? कथन करने वाले व्यक्ति के हित के विरुद्ध का मतलब होता है क्या, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए एक लेटर लिखा था, किसने? एक लेटर लिखा। ऐसा है सर, एक सेठ जी हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? एक सेठ जी थे, बहुत बहुत ऑनेस्ट, ये बहुत ऑनेस्ट थे, लेकिन इनके जो सन थे वो बहुत ही ज्यादा क्रूल पर्सन थे। मतलब आप समझ लीजिए कि उनका पैसे के मामले में कोई अगर पैसा भी चुका रहा है तो भी वो मानते नहीं थे। सेठ जी से किसी ने 5 साल पहले कोई पैसे लिए थे, सुनिएगा, 5 साल पहले कोई सेठ जी ने से किसी ने पैसे लिए थे, और उसने वो पैसे रिटर्न कर दिए। वो पैसे उसने क्या कर दिए सर? उसने पैसे रिटर्न कर दिए। सेठ जी ने अपने जो उसमें उसके एंट्री करी कि आई हैव रिसीव्ड, मान लीजिए किसी ए ने ए से पैसे लिए थे, ठीक है ना सर,
ए ने पैसे लिए थे तो ए ने वापस रिटर्न कर दिए, तो सेठ जी ने पूरा अपना एंट्री करी कि ए ने 5 लाख जमा करा दिए वापस। ठीक है, आज सेठ जी एक्सपायर हो गए, वही 4 कंडीशन में फॉल हो गए सेक्शन 26 की। डेट हो गया है, नॉट फाउंड, अनेबल टू कॉल, डिलीवर एक्सपेंसेस अकर्ड, उसको बुलाया। तो यूजुअली क्या होता है, जो स्टेटमेंट उन्होंने नहीं आती है, समझिएगा बात, वट एवर स्टेटमेंट ही हैज गिवन इन द बुक, जो भी स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ लिखा, ये अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर है। कल को एक्सपायर हो गया लेकिन इनका जो बेटा है ये वापस से पैसे मांगना स्टार्ट कर देता है। अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर का मतलब ये होता है कि जो भी कथन किए हो रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट आप दे रहे हो, वो खुद के हित के विरुद्ध है। आपका जो इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट आप स्टेटमेंट दे रहे हो, तो मतलब डेफिनेटली आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया है। जैसे सेम एडमिशन की तरह है। किसकी तरह है? एडमिशन की कोई रिलेवेंसी नहीं है, लेकिन रिलेवेंसी सेक्शन 19 में कब बताई मैंने? जब वो एडमिशन अगेंस्ट द पर्सन हो। अगर वो अपने वो व्यक्ति अगर वो पर्सन अपने फेवर में स्टेटमेंट दे रहा है एडमिशन के अंदर, तो एडमिशन रिलेवेंट नहीं है। एडमिशन रिलेवेंट कब होता है? जब वो सेल्फ हार्मिंग हो। बात समझ में आई थी? 19 में हमने पढ़ा था, सेम वही चीज है यहाँ पे। एक बार डायरेक्ट रीड कर लीजिए। प्लीज एक बार डायरेक्ट रीड कर लीजिए। यहाँ पे 2 शब्द आपको मैं ध्यान देना चाहता हूँ। 2 शब्द देखिए यहाँ पे प्लीज। पहला शब्द एक अंडरलाइन कीजिए। 2 तरह के स्टेटमेंट अगेंस्ट पर्सन रिलेवेंट होते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए, पिक्यूनरी, और दूसरा है प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट, सांपत्तिक हित। अब क्या होता है, आपको पिक्यूनरी समझ में आ गया होगा कि पिक्यूनरी की बात क्या होती है। पिक्यूनरी के लिए हम किसके लिए बात कर रहे हैं? पिक्यूनरी का यूज ही मतलब होता है कि पैसे के संबंधित मान लीजिए हमने सेठ जी वाला एग्जांपल दिया, यहाँ पे मैटर जो प्योरली रिलेटेड था वो था पैसों से रिलेटेड था। लेकिन प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट क्या होते हैं, जिसको हमने बोला यहाँ पे सांपत्तिक हित के विरुद्ध है। सांपत्तिक हित की अगर मैं बात करता हूं, तो सांपत्तिक हित का मतलब ये होता है कि जैसे स्टेटमेंट किसी डिसीज ने दिया है डीड के अंदर, जैसे मान लीजिए डीड क्या होती है समझिए। एक आदमी है सर, देयर इज ए पर्सन, उसका एक घर है, ठीक है ना, ही इज रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। देयर इज ए पर्सन ए, ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, और देयर इज ए सर्वेंट, इसका नाम है नंदू। क्या नाम है इसका? नंदू। नंदू ने इनकी बहुत सेवा करी जब इनकी लास्ट समय आया, ठीक है, उन्होंने बहुत सेवा करी। जब ये एक्सपायर हो गए तो इन्होंने एक बिल बनाई। क्या बनाई? वसीयत। वसीयत में इस जो घर था इसका मालिक किसको बना दिया? नंदू को बना दिया कि भाई इस घर में नंदू रहेगा मेरी मृत्यु के बाद, उसकी डेथ हो जाएगी। उसने अपने डीड में लिखा, और यहाँ पे जो डीड थी वो थी टेस्टामेंट्री, मतलब वसीयत में लिखा कि ये चीज है। कल को इस आईएएस ऑफिसर का जो बेटा है ये यूएस रहता है, वो आता है और आके नंदू के खिलाफ केस फाइल करता है। किसने? इसने फ्रॉड करके या फिर कोई भी करके डीड अपने फेवर में कर ली है। द पर्सन इज नॉट हियर, इसकी तो डेथ हो चुकी है, पर जो इसने डीड बनाई है ये अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर है या नहीं है? क्यों अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों को ना देकर किसी थर्ड पर्सन को देके जा रहा है? बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज चाहे वो पिक्यूनरी टर्म में हो या फिर वो प्रोप्राइटरी टर्म में हो, चाहे वो धनीय या वित्तीय उसमें हो या फिर सांपत्तिक वाले मामले में हो, अगर कोई भी अगर अपने इंटरेस्ट ऑफ मेकर के अगेंस्ट बना रहा है, खुद के इंटरेस्ट के अगेंस्ट दिया ना सर, चाहता तो अपने बेटे को देता, लेकिन अगर उसको नहीं देना चाह रहा है तो सर वो चीज रिलेवेंट है। समझ में? यहाँ पे हम रिलेवेंसी की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? रिलेवेंसी की बात करें। एडमिसिबल होगा नहीं होगा, इट्स ए प्रेरोगेटिव ऑफ द कोर्ट। मतलब यहाँ पे सुसंगत है, ग्राह्य होगा नहीं होगा, इट्स ए प्रेरोगेटिव ऑफ द कोर्ट। ये तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है ना, वेदर ही एडमिट्स और नॉट, क्योंकि हर चीज रिलेवेंट है वो एडमिसिबल नहीं, जो चीज एडमिसिबल है वो रिलेवेंट नहीं है। अब हमने की चीज पढ़ी है देखी भी है, ठीक है ना सर?
बात समझ में आई? लिखिए इसमें थोड़ा सा, प्लीज बैरेट लिखने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, प्लीज बैरेट को लिखने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। और एक बार इलिस्ट्रेशन भी देख लीजिए, लगे हाथ इलिस्ट्रेशन उठा लेते हैं। एक बार ई इलिस्ट्रेशन देखिए, ई फॉर एलिमेंट। व्हेन द स्टेटमेंट रिलेट्स टू द कुछ इलिस्ट्रेशन इन्होंने ऊपर नीचे किए हैं। इलिस्ट्रेशन सी देखिए, सी किसका था? अच्छा, ई और एफ ही है क्या? ठीक है। The question is whether rent was paid to A for a certain land. A letter from a deceased agent to A, saying that he had received the rent on A's account and held it A's order is relevant fact. तो सर यहाँ पे जो रेंट की ये बात कर रहा है, यहाँ पे जो ये रेंट की बात कर रहा है, ये रेंट पिक्यूनरी भी हो सकता है और प्रोप्राइटरी भी हो सकता है। दोनों चीज हो सकती है ना सर, कि पैसा भी मिला है और एक सांपत्तिक हित भी बता रहा है ना सर, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी एक इंटरेस्ट बता रहा है। तो इट कैन बी बोथ। टाइम से आया करो प्लीज, वरना किसी दिन क्लास 8 बजे शुरू कर दी ना मैंने, तो सब लोग फंस जाओगे तुम, ठीक है ना? और कौन सा लेसन था? एफ। द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर लीगली मैरिड। द स्टेटमेंट ऑफ द डिसीज क्लर्गीमैन that he married them under circumstances that the celebration would be a crime is relevant. तो अगेंस्ट द स्टेटमेंट ऑफ मेकर का मतलब क्या हुआ? वो क्लर्गीमैन मतलब होता है पादरी। क्लर्गीमैन किसको कहते हैं? पादरी साहब को। पादरी साहब कह रहे हैं कि अगर हम इसका शादी को सेलिब्रेट करते तो ये क्राइम होता। तो मतलब पादरी ने अपने खिलाफ स्टेटमेंट दिया ना कि उन्होंने कुछ ऐसी शादी करवाई जो कि अल्टीमेटली इट वाज एन ऑफेंस, तभी तो क्राइम होता, ऑफेंस होता तभी तो क्राइम हुआ है। तो मतलब ही इज एडमिटिंग हिज ओन गिल्ट। तो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर हो गया ना। तो क्लर्गीमैन खुद को क्या कर रहे हैं सर? खुद को किसके अंडर लेके आ रहे हैं? अंडर द लाइबिलिटी लेके आ रहे हैं खुद को। क्योंकि क्राइम तो तभी होगा ना जब वो उनका एक्ट ऑफेंस होगा। जैसे मान लीजिए इंडिया में तो चलो ठीक है, फिर भी समलैंगिकों की शादी होने लगी अब आफ्टर आफ्टर डेट जजमेंट। क्या नाम है उस जजमेंट का? नहीं देयर इज रिसेंट जजमेंट ना। नवतेज सिंह ने तो उसको डिक्रिमिनलाइज किया है, सुप्रियो वाला। अब सुप्रियो वाले ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इफ दे वांट टू मैरी दे कैन मैरी, ठीक है, बट वी आर नॉट गवर्निंग देम विद द हिंदू मैरिज एक्ट और एनी स्पेशल मैरिज एक्ट। हम उससे गवर्न नहीं कर रहे। द पार्लियामेंट हैव टू मेक ए न्यू लॉ इन दैट रिगार्ड। तो उनको कोई नया लॉ बनाना है। तो यूजुअली क्या होता है, जैसे सुप्रियो वाला जो केस था, सुप्रियो वाले केस के अंदर इनको एक ओपन न्यू मिल गया कि चलो ठीक है शादी कर सकते हैं। लेकिन आज भी कितने सारे कंट्रीज जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, वहां पे होमोसेक्सुअलिटी बैन है, कंप्लीटली बैन है। समझ में ही बात? जैसे मान लीजिए वहां पे कहीं पे शादी कराई किसी पादरी ने, अगर उसको पता लग जाता तो वो क्या बन जाता? क्राइम बन जाता। तो मतलब उनकी शादी क्या थी? एक तरह से ऑफेंस थी। अगर पादरी इस चीज को एडमिट कर रहा है, इट मीन्स दैट he is making a statement against himself. समझ में ही बात? ये दो इसके इलस्ट्रेशन से। सेकंड इलस्ट्रेशन में देखा जाए तो इसमें पढ़ते हैं बैरेक्ट को, तब जाके पता लगेगा ना। ऊपर से दो ही शब्द दिखाई दे रहे हैं। बैरेक्ट निकाली और ये इंटरेस्ट कौन सा वाला होगा? इनका सवाल ये इंटरेस्ट कौन सा वाला होगा? इनका सवाल क्या है? इंटरेस्ट कौन सा वाला होगा? तो प्लीज बैरेक्ट निकाल के इनको आंसर दीजिए आप लोग। बैरेक्ट देखिए एक बार, और बैरेक्ट में से निकालिए क्या कौन सा इंटरेस्ट बन रहा है इसमें। देखो इसमें लिखा हुआ है ना, और वुड हैव एक्सपोज हिम टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, लिखा हुआ है। तो कौन सा इंटरेस्ट होगा सर? समझ में आया कौन सा इंटरेस्ट होगा? बात समझ में आया? तो अब ठीक है, डायरेक्ट पढ़ेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा सर। डायरेक्ट से बाहर तो कुछ भी नहीं है। लॉजिक चाहिए था। देखिए, दांडिक अभियोजन या नुकसानी का वाद लाया जा सकता है। तो दांडिक अभियोजन हो जाएगा ना सर, क्योंकि पादरी ने कोई ऐसी शादी कराई है जो कि वैलिड बाई सोसाइटी नहीं है।
ठीक है सर, थोड़ा लिख लीजिए। देखिए लो ना, लो उस पे चलता है, लॉजिक पे चलता है। लो किस पे चलता है? तुम देखना कोई भी इलॉजिकल एक्ट बनाया है आज तक, जीएसटी को छोड़ के? और कोई लॉजिकल एक्ट नहीं है एक्सेप्ट जीएसटी। उसका कुछ पता नहीं है कब रूल चेंज हो जाते हैं, उसका कुछ भी पता नहीं है जीएसटी का क्या सीन है। चलिए आगे लिखिए, लिखिए 32 दिन में। सेक्शन 26C, सेक्शन 26C includes following statements, include following statements। सेक्शन 26C includes following statements। धारा 26C, धारा 26C निम्नलिखित कथनों को सम्मिलित करता है, निम्नलिखित कथनों को सम्मिलित करता है। पॉइंट नंबर ए, स्टेटमेंट अगेंस्ट अगेंस्ट द पेक्यूनियरी इंटरेस्ट, स्टेटमेंट अगेंस्ट द पेक्यूनियरी इंटरेस्ट यदि वो कथन धन संबंधी हित के विरुद्ध है, यदि वो कथन धन संबंधी हित के विरुद्ध है। पॉइंट नंबर बी, स्टेटमेंट अगेंस्ट प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट, स्टेटमेंट अगेंस्ट प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट यदि वो कथन सांपत्तिक हित के विरुद्ध है, सांपत्तिक हित के विरुद्ध है। पॉइंट नंबर सी लिखिए, पॉइंट नंबर सी लिखिए प्लीज। If the statement would have exposed him to criminal prosecution, if the statement would have exposed him to a criminal prosecution, यदि वह कथन उस व्यक्ति पर डांडिक अभियोजन पर वाद लाने के लिए, डांडिक अभियोजन की कार्रवाई के लिए पर्याप्त हो। वाद मत करना, डांडिक अभियोजन की कार्रवाई के लिए पर्याप्त हो, डांडिक अभियोजन की कार्रवाई के लिए पर्याप्त हो। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, if the statement is sufficient for suit for damages, the statement is sufficient for the suit for damages। यदि वह कथन के आधार पर नुकसानी का वाद लाया जा सकता है, यदि उस कथन के आधार पर नुकसानी का वाद लाया जा सकता है, यदि उस कथन के आधार पर नुकसानी का वाद लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 4 तरह के स्टेटमेंट, समझ गए बात? अगर आप क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, पेक्यूनियरी हो सकता है, और ये 4 तरह के स्टेटमेंट है। और इलिसिटेशन ई और एफ इसके अंदर आप लिख लीजिएगा और ब्रैकेट को नोट कर लीजिएगा। दैट वुड बी वेरी मच सफिशिएंट इन दिस। ठीक है ना? बाकी आ जाइए अब अगले पे, तो आप कुछ है नहीं इसमें कुछ। ठीक है ना सर? एक और सिचुएशन ये होती है कि जैसे मान लीजिए एक लैंडलॉर्ड है आपके, ठीक है ना, लैंडलॉर्ड का मकान है, इसके बेटे रहते हैं कहाँ पे? यूएस में। इनके मकान में आप रेंट से रहते हो, एक ग्राउंड फ्लोर आपका है और फर्स्ट फ्लोर पे मान लीजिए लैंडलॉर्ड रहता है, या फर्स्ट फ्लोर पे आप रहते हो, ग्राउंड फ्लोर पे लैंडलॉर्ड रहता है। आप उसको हर महीने कैश में किस में पैसा पे करते हो? रेंट। एक दिन इस लैंडलॉर्ड की डेथ हो जाती है, ठीक है, और जब इसकी डेथ हुई तो उसने केस कर दिया, जो इसका यूएसए में बैठा था उसने आपके अगेंस्ट, कि भैया रेंट बाकी है। लेकिन अगर इस लैंडलॉर्ड की एक आदत थी, ये सब चीजों क्या करता था, एक डायरी में रिकॉर्ड करता था, तो ये अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर हो गया ना। और ये किसमें चला गया? चारों में से 4 एलिमेंट्स, पेक्यूनियरी। समझ में आई बात? इस तरह से काम करता है सेक्शन। ठीक है, आप ये मत कहना इससे बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है। रोजमर्रा जीवन में अगर कोई चीज नोट कर रहे हो वो यहाँ पे अकाउंट्स नहीं है। अकाउंट्स इज वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि अकाउंट्स के लिए तो स्पेसिफिक सेक्शन डील करता है। द सेक्शन इज, कौन सेक्शन है अकाउंट्स के लिए? 28 स्पेसिफिकली कौन सा सेक्शन डील कर रहा है अकाउंट्स के लिए? 28। हैव यू नॉट टेकन द क्लासेस अर्लियर? हाँ तो उस ठीक है, 28 इसलिए नहीं आ रहा, लेकिन क्लासेस लीजिए प्लीज, जिनकी क्लासेस छूटी हुई क्लासेस लीजिए। हाँ, ये क्लासेस का बर्डन बहुत हेवी हो जाएगा वरना। आपकी सीपीसी कितनी बाकी? इसकी
किसका इंतजार किया जा रहा है भैया? किसकी क्लासेस कंप्लीट नहीं है सीपीसी में? क्लासेस कंप्लीट है सीपीसी में? क्लासेस ले ले। आप भी क्लासेस ले लीजिए सर। निशान क्लासेस है कंप्लीट पूरी डन। तुम्हें पता नहीं है कि क्लासेस कितनी वो है, तुम निकल जाओगे पास आउट होके तो क्लासेस छूट जाएंगी ना, तो इधर नोट्स मांगते फिरोगे। और अपने नोट्स ऐसे हैं जो किसी को समझ नहीं आते। तो तुम्हें लग रहा हो ना कि नोट किसी से मांग लेंगे तो काम चल जाएगा, तो नहीं काम चलने वाला। ये तुम याद रख लेना। तुम किसी भी बच्चे से नोट्स ले लो, अपने नोट्स नहीं समझ में आएंगे। उसी को समझ में आएंगे जिस बच्चे ने क्लास में हर एक बात सुनी और अपने हिसाब से नोट की है। बाकी नोट्स के पीछे मत भागा करो, परफेक्शन के पीछे भागो। समझ में आना चाहिए। नोट्स तो क्या है, मार्केट में इतनी बुक्स पढ़ी उनसे ज्यादा थोड़ी आता है मुझे। बेरेट से ज्यादा आता है क्या मुझे? इसलिए कह रहा हूँ। चलिए आज आगे में चलिए। 26D। अब सुनिए यहाँ पे 26D सेक्शन 11 नहीं पढ़ाया था ना? तो ठीक है पढ़ा देते हैं, आज ही पढ़ा दें। ठीक है, इसको भी यहीं खत्म करो। सबको साथ ही खत्म करता हूँ, ठीक है ना? चलिए सबसे पहले निकालिए सेक्शन 11 कस्टम। When the question is existence of any right or custom, the following facts are relevant. अब पहले से देखिए कि कस्टम होता क्या है, रूढ़ी क्या होती है। आपने सोशियोलॉजी पढ़ा है कॉलेज के अंदर, सोशियोलॉजी। तो कस्टम क्या होता है? सोशियोलॉजी में समाजवाद पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ा? जिन बच्चों का नहीं हुआ सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब होता क्या चीज है, कस्टम का मतलब होता है सर एक प्रैक्टिस जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, जिसको आप लोग फॉलो करते हो। जैसे जैसे कस्टम्स होते हैं ट्राइब के। किसके होते हैं कस्टम? ट्राइब्स के कस्टम होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना जनजाति। जैसे अब क्या हुआ, राजस्थान में एक आरक्षण का आंदोलन चला गुर्जर समाज का, एमबीसी का। तो गुर्जरों की पहले डिमांड थी कि हमें भी किसमें शामिल किया जाए, एसटी में। हमें एसटी में कैटेगरी दी जाए। तो गुर्जर समाज और मीणा समाज आमने सामने हो गया था कुछ टाइम के लिए। तो सरकार ने बोला कि देखिए एसटी का स्टेटस उसी को मिलता है जिसके खुद के रूल्स रेगुलेशंस, खुद के नियम चलते हो। तो ट्राइब्स होती ना सर, जनजाति, उनके खुद के नियम कानून होते हैं भाई, अपने समझिए रूल्स होते हैं खुद के। जैसे उनके उनके खुद के ट्रेडिशन है, उन पे हिंदू मैरिज एक्ट नहीं लगता, एसटी पे अपने नियम फॉलो करते हैं वो लोग। उनके खुद के रूल्स हैं, उनकी खुद की महापंचायत होती है, सब कुछ उनका है। जब ट्राइब्स की हम बात करते हैं, जैसे मीराज समाज हो गया, अपने भील समाज हो गया, जो भी शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं राजस्थान के अंदर, तो बैसला साहब से पूछा गया कि किसमें लेके आया जाए आपको, किस समाज में आपको जोड़ा जाए। तो इनको कहा गया कि आप खुद को साबित करो कि आप एक ट्राइब है। आप किसको खुद को क्या साबित करो कि आप एक जनजाति हैं, ठीक है? आप खुद को साबित करो। लेकिन अब क्या होता है कि जब भी कोई चीज साबित करनी होती है तो उसके लिए लगते हैं कस्टम, रूढ़ी। क्या समाज उन रूढ़ी को फॉलो करता है जो खुद के नियम है? क्या समाज में वो सारे नियम यूनिफॉर्मिटी फॉलो किए जाते हैं, एकात्मक रूप से सबको माना जाता है? तो ये लोग यूजुअली साबित नहीं कर पाए कि हमारे ट्राइबल रिचुअल्स हैं हमारे पूरे, ठीक है? तो एक नई क्लास और कैटेगरी बनी। जब कभी भी किसी चीज को साबित करना होता है कि आप उस कैटेगरी में है या नहीं है, तो एक कस्टम होता है। क्या होता है? रूढ़ी। दो शब्द है, कस्टम एंड यूजेस।
रूढ़ी और प्रथाएं, क्या आप उन रूढ़ी और प्रथाओं को मानते हैं? क्या एक लॉन्ग प्रैक्टिस रही है आपकी सोसाइटी की? बात समझ में आई? अगर आपकी रही है तो आप तब जाके आपको एक ट्राइब का स्टेटस मिलता है। जैसे भील समुदाय, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर वाले जो है, उनका हमेशा से एक वो रहा है कि वो पर्यावरण को ही अपना सब कुछ मानते हैं। वहां पे एक पार्टी चल रही है आजकल, एक बाप, सुना है आप लोगों ने इस पार्टी के बारे में? आजकल बहुत ज्यादा बहुत एक्टिव पार्टी है। कुछ प्रिंसिपल्स उनके अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है, खुद का एक अपना वो बनाने का, ये सब उनका चलता रहता है। दिस ऑल पॉलिटिकल सिस्टम। द थिंग इज, वो ट्राइब इसलिए है क्योंकि उनका हमेशा उन्होंने पर्यावरण को अपना ही, जो वन है, जीवन है, उसी को अपना पूरा संसार माना है। उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं। देयरफॉर दे आर ट्राइब। बात समझ में आई? जब हम इनकी बात करते हैं तो हम सबसे पहले किसको देखते हैं? आप जैसे आज आज ब्राह्मण समाज है या बनिया समाज है, राजपूत समाज, जो भी समाज होगा, आज वो बोलता है कि हमें भी ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। तो उससे सवाल ये होगा कि आप साबित करो कि कैसे आपकी कुछ रूढ़ी और परंपराएं, प्रथाएं थी जो आपने मानी है। आपका पूरा समाज एक ही रूढ़ी, एक ही परंपरा, एक ही प्रथाओं को मानता हो, तो साबित नहीं हो सकती ये चीज। एक एक्ट हुआ करता था पहले राजस्थान में, म्यूनसिपालिटी एक्ट, और जो उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत एक्ट। उसमें क्या था, पहले आरएस के सब्जेक्ट में आया करते थे, 45 एक्ट में ये भी एक्ट आया करते थे। तो उसमें क्या होता था कि एक सेक्शन था स्पेसिफिकली, उसमें रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे कि आज के 50 साल पहले, 60 साल पहले इस गांव में का। तो गांव का ऑफिसर ना वो हर रिकॉर्ड रखता था कि पूरा गांव पानी कहाँ से पीता है, पूरे गांव के पास क्या क्या संसाधन है, गांव में मुख्यतः लोगों के पास आय का स्रोत क्या है। तो ये सब उस पंचायत के ऑफिस में रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था। जैसे आसपास कोई गांव है, इस गांव में लोग क्या करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, तो हर एक चीज को डिटेल में नोट किया जाता था। और ये आज से नहीं हो रहा है, अंग्रेजों के टाइम से हो रहा है। अब गुर्जर समाज इस बात को साबित नहीं कर पाया क्योंकि उनके बारे में किसी ने लिखा नहीं कि ये लोग ये लोग वो सर्टेन रूढ़ी और कस्टम फॉलो करते हैं जिसके लिए ट्राइब में वो लोग आ सकते हैं। इसलिए एक नई कैटेगरी बनी, एमबीसी, मोर बैकवर्ड क्लास। और एमबीसी की कैटेगरी बना के इनको रिजर्वेशन वहां से दिया। समझ में आई कि क्या इतिहास रहा था उस टाइम पे, जिससे गुर्जर समाज और मीणा समाज का भी कॉन्ट्रडिक्शन, कन्फ्रंटेशन रुका। वरना इस समाज आमने सामने रहते। दोनों समाज में बहुत प्यार है, अगर देखा जाए तो मेरी तरफ तो बहुत प्यार है, तो झगड़ा उगड़ा नहीं करते। नहीं सही में हमारे तो बहुत अच्छे से रहते हैं लोग। अरे आपस में बहुत प्यार है, सामाजिक जो सौहार्द है ना वो अच्छा है गुर्जर समाज, मीणा समाज में। वन टाइम थोड़ा खराब होता। हाँ 2008-9 की बात है। उस टाइम इसको, इस सिचुएशन को ऐसे अवॉइड किया गवर्नमेंट ने और एक नई कैटेगरी बनाई जिसमें 5% रिजर्वेशन थी। समझ में आई? तो कस्टम्स क्या होते हैं सर? कस्टम्स को चीजें लिखा जाती है। अब सेक्शन 11 निकाल लीजिए आप, आपको बैकग्राउंड समझ आ गया कि कस्टम क्या होते हैं, रूढ़ी क्या होती है। ठीक है ना? सेक्शन 11 में आइए। 11 देखिए, फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। ये कह रहा है सर, जब की अधिकार या रूढ़ी प्रश्न करते तब सुसंगत तथ्य। अब इसने क्या है सर, कुछ कुछ फैक्ट्स बताए हुए हैं 11 के अंदर। आप एक बार 11 को देखिए। एनी ट्रांजेक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, claimed, modified, recognized, asserted, denied, or which was inconsistent with its existence। जैसे कोई भी समव्यवहार, जैसे क्या लग रहा है सर, प्रश्नगत अधिकार या रूढ़ी श्रेष्ठ, दावाकृत, उपांतरित, मान्यकृत, प्राख्यात या प्राख्याकित की गई थी, या जो उसके अस्तित्व से असंगत था। मतलब कोई भी चीज आप कोर्ट पे बता रहे हैं और जो कोई चीज पेश कर रहे हैं, ठीक है ना सर, कोई भी चीज, मान लीजिए अगर सपोज गुर्जर समाज ले आता कहीं से रिकॉर्ड, तो किसी जैसे रूडयार्ड कीपलिंग ने कोई बुक लिखी है, या फिर हमारे जेम्स स्टोर साहब ने कोई बुक लिखी है कि इसमें बताया कि गुर्जर समाज भी इन रूढ़ीज को फॉलो करता है, ऐसे कुछ मान लीजिए कोई इतिहास ले आता किसी को उठा के, तो इसके बेसिस पे इसको चैलेंज किया जाता। तो जो फैक्ट्स ये लोग असर्ट करते, बाकी समाज वाले, जो फैक्ट बाकी समाज वाले असर्ट करते और कोर्ट में जाके दिखाते, तो वो चीज भी क्या होती है सर, वो चीज अगर इनकंसिस्टेंट थी, उससे असंगत होती, तो वो चीज भी रिलेवेंट होती। तो समझ में आया? इट्स वेरी इजी सेक्शन। आप बस ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज क्लेम करी, जैसे मान लीजिए जेम्स टोड की बुक में गुर्जर समाज के लिए कोई अच्छी बात लिखी कि हाँ ये लोग भी पर्यावरण की पूजा करते हैं, लेकिन गुर्जर समाज का तो उद्गम जो हुआ है वो भगवान देवनारायण से हुआ है। तो अब सिचुएशन और फैक्चुअल अलग अलग है। जबकि आप मीणा समाज का देखो तो मत्स्य भगवान है, ठीक है ना,
विष्णु जी के एक अवतार रहे, मत्स्य रूप में जब भगवान आए थे, तो उनसे फिर उद्गम है। तो आप ये बात देखेंगे सर्टेनली, इस बात को आप देखिएगा कि जब भी आप कोई राइट क्लेम करते हैं और अगर वो राइट कस्टम के रूप में है, जैसे मान लीजिए आज ये कस्टम की राइट को बहुत ध्यान से रखना, तुम कस्टम की राइट को क्या रखना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको यहाँ से लिंक करूंगा 94 95 पे जाऊंगा आप सीधा। कस्टम समझ में आ गया? कस्टम क्या होता है, ये बात समझ में आई? तो मतलब आप कोई भी फैक्ट जिससे आप कोई राइट क्रिएट कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, क्लेम भी लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है सर, दावा कर रहे हो कि भाई मेरा राइट है। अब यहाँ से सिचुएशन थोड़ी सी समझना, मैं थोड़ा सा टफ इस टॉपिक को लेके जाऊंगा। एक सेक्शन निकालिए आप 95 निकालिए। नाइन्टी फाइव का एक प्रोवाइजो देखिए, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एनी यूजेस और कस्टम सेक्शन 95। अब इसने प्रोवाइजो का नाम हटा दिए, पहले क्या थे इनके, पहले इनके नाम थे, ठीक है, अब इसने नाम हटा दिए। पहले प्रोवाइजो नंबर 1 2 3 4 5 था, अब इसने नहीं कर दिया। तो हम कस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे सर पूरे बैरेक्ट में, सेक्शन 11 26 डी। अगर कस्टम से सवाल आता है, रूढ़ी क्या होती है उससे सवाल आए, तो सारे सेक्शंस के नाम लिखना है लाइन से, ठीक है। अब क्या होता है सर, ये समझिए। अब एक टॉपिक को आप थोड़ा सा अपन अपवर्ड्स लेके जाते हैं। तो यूजुअली सेक्शन 11 क्या बोलता है, सेक्शन 11 क्या कहता है सर, कि अगर आप कोई भी राइट क्लेम कर रहे हो या फिर कोई भी चीज आप क्रिएट कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, एक्सटिंग्विश कर रहे हो, या कोई भी चीज इनकंसिस्टेंट है, वो सब चीजें क्या है सर, वो सारी चीजें रिलेवेंट है। अब थोड़ा सा आगे समझिए और थोड़ा सा एक पॉइंट को अप लेके जाते हैं। आप यहाँ पे कोई दावा कर रहे हो जो किसके आप उस पर आधारित है, एक रूढ़ी पर आधारित है, ठीक है ना, मतलब एक कस्टम पे कोई चीज बेस्ड है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा सर क्या होता है। सूरत में एक मार्केट है, किसका मार्केट है सूरत में, कपड़ों का मार्केट है सूरत में, ठीक है। पहले जनरल रूल सुनिए, फिर मेरी कहानी सुनिए और उसे लिंक कीजिएगा। जनरल रूल ये है सर कि अगर कोई भी चीज ओरल एग्रीमेंट, मतलब कोई भी चीज ऐसा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट डिस्पोजिशन, मतलब कोई भी संविदा है, संविदा लिखित में है, तो उसमें साक्ष्य भी किसमें देंगे, उसको साबित करने के लिए एविडेंसेस भी किसमें देंगे, रिटर्न में देंगे। दिस इज 94। 95 एक चीज बढ़कर बोलता है कि अगर कोई भी चीज क्या है सर, रिटर्न में है, कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर, रिटर्न में है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज मॉडिफाई करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, या फिर कोई भी चीज ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ओरल एविडेंस नहीं देंगे। 94 तो बोलता है कि अगर कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट में है, संविदा में है, उसको साबित करना है, किसको साबित करना है, इसकी अंतर वस्तुओं को, जो चीज अंदर लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए ये पूरा अंदर लिखा हुआ है, इसको अगर प्रूव करना है तो इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा कोर्ट में, आपको उसको साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट ही देना होगा। लेकिन 95 बोलता है कि अगर अंदर कोई चीज है जिसको आप डिसएग्री कर रहे हो, आप उसको या तो मॉडिफाई करना चाहते हो, या तो उसको हटाना चाहते हो, या फिर उसमें कुछ नई चीज ऐड करना चाहते हो, तो आप ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते। लेकिन इसका एक अपवाद है, इसका अपवाद क्या है, जो हमने सेक्शन 95 का प्रोवाइजो देखा। अपवाद ये बोलता है कि अगर कोई भी चीज कस्टम में है, तो इसके लिए आप क्या दे सकते हो सर, इसके लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हो। दोबारा 94 सर एक सामान्य नियम है, ये कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट को साबित करना है, कॉन्ट्रैक्ट को साबित करना मतलब इसके जो अंदर लिखा हुआ है ना कंटेंट्स, इसको साबित करना है आपको,
तो आप ओरल एविडेंसेस नहीं देंगे। 95 एक स्टेप आगे जाके बोलता है कि अगर कोई भी चीज मॉडिफाई करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है या ऐड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, ओरल एविडेंसेस आप नहीं देंगे। लेकिन इसी का प्रोवाइजो कहता है कि अगर कोई चीज कस्टम या रूढ़ी में है, जैसे मान लीजिए सूरत का मार्केट है, सूरत का मार्केट है, सूरत के मार्केट से कपड़े का काम चल रहा है, वहां का एक सिस्टम ये है कि आप जैसे मान लीजिए 20 तारीख को आपने सामान लिया है, इसका पेमेंट होगा 2 दिन बाद 22 को, ठीक है ना। 21 को सामान लिया है, इसका पेमेंट होगा 23 तारीख को। ऐसा कुछ नियम है वहां का। और जब भी ये पेमेंट दो दिन का डिले होता है तो उसमें क्या होता है, दुकानदार एक कागज बना के, छोटा सा कागज होता है, पर्ची रफली हाथ से लिखता है और ऐसे 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 लिख देता है उसमें 2 और पर्ची दे देता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये जो रूढ़ी है, इस रूढ़ी को एक आदमी तोड़ता है, इस रूढ़ी को एक आदमी तोड़ता है, या फिर रूढ़ी को तोड़ते हुए क्या कर लेता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख देता है कि सर 7 दिन में पैसा देंगे। कितने दिन में सब पैसा देंगे भाई, 7 दिन में पैसा दिया जाएगा। मतलब 20 को सामान लिया है तो पैसा कब मिलेगा, 26 को या 27 को, मतलब 7 दिन का टोटल पीरियड उन्होंने मांग लिया। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ है। उस आदमी को वहां की रूढ़ी क्या थी ये उसको नहीं पता थी, समझ में, सुनना बात। वहां पे लोकल मार्केट में क्या रूढ़ी चल रही थी, क्या कस्टम था उस मार्केट का, उसको नहीं पता था, वो बाहर से आया था, ठीक है। लेकिन उसका पैसा क्या हो गया, 7 दिन के लिए डिले कर दिया। वहां का जो लोकल था ना, उसने सोचा कि 7 दिन तक अटका के रखूंगा इसको। जब वो कोर्ट में गया और वो चाहता है इस कॉन्ट्रैक्ट को, जिस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिख दिया उसने भाई, 7 दिन लिख दिया। अब वो चाहता है कि इस 7 दिन को क्या क्या किया जाए, इस 7 दिन को मॉडिफाई करके 2 दिन किया जाए। क्या किया जाए, क्योंकि उस बाहर वाले आदमी को पता नहीं है कि कैसे पैसा आता है। उसने बेचारे ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि यहाँ पे पेमेंट साइकिल जो क्लियर होता है वो 2 दिन में होता है, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लिया सर, 7 दिन में। उसको पता नहीं था। जब उसको पता लगा तो वो उस चीज को डिस्प्रूव करने के लिए पहुंच गया, ठीक है ना, कि भाई ये चीज को ना साबित किया जाए। तो वो पार्टी क्लेम करती है दूसरी वाली कि सर 95 के अकॉर्डिंग ये ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकता। लेकिन एक्सेप्शन क्या बोलता है कि अगर आप चाहो तो कस्टम को साबित करो और कस्टम्स को साबित करके आप इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मॉडिफाई करा सकते हो। समझ में आई कहानी। तो कस्टम का एक रोल वो वहां पे भी है। कस्टम सिर्फ कस्टम समाज के लिए नहीं होता है, कस्टम बहुत सारी चीजों के लिए होता है। तुम बिजनेस करते हो, कस्टम उसका है। बात समझ में आई। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे एक सीनियर थे, वो किसी ट्रक की दुकान पे काम किया करते थे। ही वाज एडवोकेट, वो एलएलबी कर रहे थे अपनी, तो एक ट्रक की दुकान पे काम किया करते थे। तो वहां पे क्या करते थे, ट्रक की दुकान पे जो ग्रीस होता था ना, ग्रीस, उसको बेचा करते थे। तो उनको सैलरी मिली थी उस टाइम पे, 600 रुपए महीने की सैलरी थी उनकी। जब उनको सैलरी मिली तो एक क्या है, दुकान वाला आके, सेठ जी उस टाइम थे नहीं, सेठ जी की बेइज्जती करने लगा कि पैसे दो पैसे दो। कोई आया होगा पैसे मांगने के लिए, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। तो उनको उसी दिन सैलरी मिली 600 रुपए। तो उसने उसने कुछ 500 रुपए चाहिए होंगे उसे, तो उसको 500 रुपए दे दिए, ले सेठ जी के लिए कुछ नहीं सुनूंगा ऐसे करके। तो फिर उनके सेठ जी ने डांटा, डांट के बोला कि हम लोग जो पैसा उधार देते हैं ना, हम लोग रेट इसलिए कम नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि हम जो इनको माल दे रहे हैं ट्रक वालों को, जब तक ट्रक वाला अपना चक्कर पूरा करके नहीं आएगा, इसको पैसा नहीं होगा, तो हम इनको डिस्काउंट नहीं करते, ना इनको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। इनसे अगर कुछ सामान भी लेना होता है हमें, तो हमारा एक कस्टम ये क्या है, हमारा कस्टम ये है कि हम इनको उधारी पे चीजें देते हैं और इनसे उधारी पे चीजें लेते भी हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि उसका पैसा 7-8 दिन बाद आएगा। तब तक का मार्केट हमारा कौन संभालेगा, इसलिए हम इनसे पैसा इनका रोक के रखते हैं। वो लोग तो सुना के जाते हैं, लेकिन वो वहां का क्या है, एक डिफरेंट कस्टम। हर बिजनेस का भी एक कस्टम हो सकता है। आज मुझसे कोई चीज खरीदना है और वो बोले कि सर 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो मैं उसको नहीं दूंगा डिस्काउंट। लेकिन अगर कोई बच्चा मुझे कहता है सर मैं फीस पूरी एक साथ जमा करा दूंगा, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा क्या, तो मैं कह दूंगा ठीक है ले लो डिस्काउंट। मुझे पता है ना, क्योंकि मेरे एक्सपेंसेस तो अभी अभी मेरे को चाहिए ना। एक तो तुम्हें डिस्काउंट भी दूं और फीस अगर 1 साल बाद एक पैसा आ रहा है मेरे हाथ में पूरा, तो फिर वो चीज मेरे लिए, वो चीज मेरे लिए वर्थ थोड़ी ना है। क्योंकि मार्केट में पैसा अगर अटका हुआ है तो उससे तो कोई वर्थ नहीं है, सेंस नहीं है। भाई कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैं पूरी फीस एक साथ दे दूंगा और फिर मेरे को थोड़ा सा 2-5% ऑफ कर दो, तो मैं क्यों नहीं करेंगे भाई, करेंगे। बात समझ में आ रही है। मेरा कस्टम अलग हो सकता है ना सर, इस कोचिंग को रन करने का कस्टम अलग हो सकता है, तो हर तरह की एक रूढ़ी होती है। बात समझ में आई कि हाउ दिस प्रिंसिपल वर्क्स। सेक्शन 11
लिख लीजिए सेक्शन 11। अभी 2 चीज समझाइए बस, अभी और भी समझाऊंगा, ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे समझाऊंगा, वरना इतनी सारी रोटी एक साथ खिला दूंगा तुम्हारा पेट बस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लिखिए प्लीज इसमें, wherever there is question of existence of any right or custom, wherever there is question of existence of any right or custom, जहां कहीं भी किसी अधिकार या रूढ़ि के बारे में प्रश्न है, जहां कहीं भी किसी अधिकार या रूढ़ि के बारे में प्रश्न है, जहां कहीं भी किसी अधिकार या रूढ़ि के बारे में प्रश्न है, जहां कहीं भी किसी अधिकार या रूढ़ि के बारे में प्रश्न है, तो निम्नलिखित तथ्य सुसंगत होंगे। देन फॉलोइंग फैक्ट्स आर रिलेवेंट, देन फॉलोइंग फैक्ट्स आर रिलेवेंट, देन फॉलोइंग फैक्ट्स आर रिलेवेंट। पॉइंट नंबर ए लिखिए, any transaction by which right or custom, any transaction by which right or custom are created, comma claimed, comma modified, comma recognized, comma asserted or denied, or which was inconsistent with its existence, हिंदी में लिखिए प्लीज। पहला पॉइंट लिखिए, कोई भी समव्यवहार जिससे अधिकार या रूढ़ि सृष्ट कोमा दावाकृत, अधिकार या रूढ़ि सृष्ट कोमा दावाकृत कोमा उपांतरित, सृष्ट कोमा दावाकृत कोमा उपांतरित कोमा मान्यकृत या प्रख्यात या प्रत्याख्यात की गई थी, या जो उसके अस्तित्व से असंगत थी, पॉइंट नंबर बी लिखिए, all the particular instances where these rights or customs were claimed, comma recognized or exercised, वे विशिष्ट उदाहरण जिनमें अधिकार या रूढ़ि मान्यकृत या प्रयुक्त की गई थी, यूजुअली क्या होता है, जैसे अभी आपने देखा होगा केस चल रहा है उदयपुर के अंदर, चल रहा है सर, लक्ष्य राज जी और विश्व राज जी के बीच में, देखा है आपने। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि लक्ष्य राज जी जो है उनका केस ठीक है, उनका क्लेम क्या है, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से कौन है वहां का राजा, महाराणा कौन है वहां के उदयपुर के, समझने की कोशिश कीजिएगा सर। उदयपुर में राणा किसे चुना जाता है, वहां के जितने भी सामंत होते हैं ना, है ना, वो सब मिलके राणा चुनते हैं। क्या नियम है वहां के राणा चुनने का, सलम्बुर का जो वो होगा सामंत होगा वो चुनता है। इनके जितने भी सूबे हैं सामंतों के, ये सामंत सारे इकट्ठे होते हैं, ये सबको एक को राणा चुनते हैं कि हमारे राणा ये होंगे। ऐसा कुछ सीन है वहां का सलम्बुर का, ये सारे राणा मिलके, महाराणा प्रताप के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था, चुनना था महाराणा प्रताप को, लेकिन महाराणा प्रताप को ना चुन के दूसरों को चुना, जनता ने वो कर दिया। महाराणा प्रताप को तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो महाराणा प्रताप को राणा नहीं चुना गया था, चुना किसी दूसरे को गया था। फिर वहां की जनता ने मिलकर गोकुंदा की पहाड़ियों में उनका राज तिलक किया। तो अगर स्टोरी पता हो तो थोड़ी सी, तो यूजुअली क्या होता है कि अब ये कस्टम है इनका, जैसे इनका राज तिलक हुआ, राज तिलक के बाद में वो एक धूनी को पूछते हैं। धूनी जानते हैं आप लोग, एक माता का मंदिर है सिटी प्लेस के अंदर, वहां पे धूनी चलती है, उस धूनी को ढोक देने जाते हैं और एक लिंग जी के दर्शन करने जाते हैं। समझना कहानी, जब वो दर्शन करने जाते हैं, धूनी पूजने जाते हैं, तो इट्स ए रूढ़ी। अब जो सेकंड पॉइंट है ना यहाँ पे, तो ये बता रहे हैं कि कब उसको एक्सरसाइज किया गया था और कब लोगों ने उसको मान्यता दी थी। बात समझ में आई। अगर आप किसी चीज को मान्यता दे रहे हैं, वो लोग मना क्यों कर रहे थे कि धूनी नहीं पूजने देंगे,
क्योंकि आपने उस चीज को अलाउ कर दिया, तो उसका मतलब क्या होता है, दैट यू हैव एक्सेप्टेड दैट ही इज द किंग। बात समझ में आई कि कस्टम्स का क्या फर्क पड़ता है और कितना महत्व होता है। तभी तो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद उन्होंने गेट खोले और 5 लोगों को अलाउ किया। क्यों अलाउ किया, उसका पर्पस भी यही था। अगर उनको दर्शन करने दे देते तो इसका मतलब ये था कि जो विश्वराज जी और अरविंद सिंह मेवाड़ है, वो मान चुके हैं डेट डेट विश्वराज हमारे कौन है, महाराणा है। इसलिए वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर आपने जैसे इसको असर्ट कर लिया, इट मीन्स दैट यू हैव एडमिटेड देम एज योर किंग। समझ में आई। बी पॉइंट है ना, जहाँ लिखा हुआ है कि वो इंस्टेंसेस, वो घटनाएं जब आपने क्या किया सर, उनको रिकॉग्नाइज किया। अगर आप उनको अलाउ कर देंगे, अरे हो सकता है ना कि कोई ऐसी कोई रूढ़ी हो कि राजा शपथ लेने के बाद सबसे पहले हमारे गांव आके मंदिर ढोक के जाते हैं, और हमारे गांव वालों ने विरोध नहीं किया, तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि हमारे गांव वाले उनको महाराणा मान चुके हैं। तुम बात समझो कि ये रूढ़ी जो होती है, एक जो कस्टम चला आ रहा है बहुत टाइम से। कस्टम क्या होता है सर, वो चीज जो कि बहुत कंटिन्यूटी में चल रहा है, और ये आज की प्रथा है क्या, हजारों साल पुरानी प्रथा है। तो एकलिंग जी का मंदिर बप्पा राव ने बसाया 7वीं सदी में। 7वीं सदी में बसा हुआ मंदिर है एकलिंग जी। कोई गया है एकलिंग जी के? नाथद्वारा के थोड़ा सा आगे ही है, नाथद्वारा से 15 किलोमीटर होगा, इतना पास है एकलिंग जी। तो यूजुअली क्या होता है, जब भी हम इनकी बात करते हैं तो सर्टेन रूढ़ीज जो है, जिनके हम कस्टम्स की सर्टेन कस्टम्स ऐसे हैं जिनको फॉलो किया जाता है। समझ में आई बात। अगर आपने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, इट मीन्स दैट इट्स अ रिलेवेंट फैक्ट। और जैसे वो फैक्ट रिलेवेंट हो जाएगा, तो फिर कल को अगर सिविल डिस्प्यूट चल रहा हो, चल ही रहा होगा, जो डेफिनेटली चलेगा अब, मतलब ये होगा ना। एक मेरे फ्रेंड के फादर हैं, वो अभी जैसलमेर में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हैं। उन्होंने इन्हीं के परिवार के ऊपर एक फैसला दिया था। उन्होंने बोला था कि 3-3 साल तक सब लोग उदयपुर सिटी प्लेस को संभालेंगे। उनका उन्हीं का हुआ है जजमेंट, इसको चैलेंज किया हुआ है हाईकोर्ट के सामने। चलिए, सो मुझे समझ में आ, मुझे लगता है कि ये कस्टम वाली जो बात है समझ में आगे होगी, आगे ना समझ में। अब ये फिशरीज वाला एग्जांपल देख लीजिए, इलस्ट्रेशन देखिए, इसका दृष्टांत देखिए सेक्शन 11 का। The question is whether A has the right to fishery. A deed conferring the fishery on the A's ancestor, a mortgage of the fisheries by A's father, a subsequent grant of fisheries by A's father, irreconcilable with the mortgage, particular instance in which A's father exercised the right, or in which the exercise of the right was stopped by the A's neighbors are relevant fact. इन्हें पढ़िए। प्रश्न ये है कि क्या क का एक मीन क्षेत्र पर अधिकार है। क के पूर्वजों को मीन क्षेत्र प्रदान करने वाला विलेख क के पिता द्वारा उस मीन क्षेत्र का बंधक क के पिता द्वारा उस बंधक के अनमेल पाश्चिक अनुदान विश्वधारण क पिता के अधिकार प्रयोग किया गया है, जिसमें पड़ोस द्वारा रोका गया था, सुसंगत है। मतलब सवाल ये था सर, क्या ए के पास में एक मछली पकड़ने का तालाब है, होता है ना सर, गांव में एक मछली पकड़ने का तालाब होता है, क्या ये इसका राइट ए के पास है? तो अगर कोई मॉर्टगेज से ये पता लगता है कि मॉर्टगेज से क्या करता है कि ए के फादर ने, इसके फादर मान लीजिए, एफ लिख देता हूं मैं ना, इनके जो फादर थे, उनके फादर ने क्या किया था सर, इसको, ये जो तालाब है ये किसी एक्स पार्टी को भी दिया था, और ये तालाब इनका है, क्योंकि आसपास वालों ने इनका विरोध भी किया कि ये तालाब पे कैसे आप राइट ले रहे हो। बात समझ में आई। तो बी पॉइंट में लिखा हुआ है ना कि अगर कोई भी अधिकार है जिसका क्या किया है सर, प्रत्याख्यात किया है, प्रख्यापित किया हुआ है ना, मतलब हर वो चीज जिसपे डिस्प्यूटेड है, आप असर्ट कर रहे हो या डिपार्ट कर रहे हो कोई भी चीज, वो भी चीज क्या है सर, रिलेवेंट है। अब वो मछली पकड़ने का तालाब इसका है, इसके फादर ने किसी को दिया, या फिर इसके फादर ने पूरी दुनिया का विरोध किया, तो ये हुआ ना सर बात। जैसे आज पास वाली जमीन आपकी है, और कल को आप उस जमीन पर हक छोड़ देते हो अपना, मतलब कोई आके कब्जा कर ले, तुम कुछ नहीं बोलते, उसका मतलब क्या होगा, यू हैव एक्सेप्टेड इट। ये तुम्हारा जो कस्टम था वहां का, तुम्हारी रूढ़ी थी। रूढ़ी का मतलब क्या होता है, एक देखिए 2 शब्द है, ये जो सेक्शन 11 है ये दोनों चीज से रिलेट करता है। अब ये जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है ना, ये किससे डील कर रहा है सर, ये राइट के बारे में बात करता है कि भाई अधिकार है ना तालाब के ऊपर, ये कस्टम की बात नहीं कर रहा है। लेकिन सेक्शन 11 जो है ना सर, वो दोनों रिगार्डिंग बात करता है। आप किसी राइट या कस्टम पे जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, वो जो इलस्ट्रेशन है वो किससे डील करता है सर, राइट से डील कर रहा है। कस्टम्स की बात हो रही है यहाँ पे,
भाई आपका अधिकार था उसके ऊपर, उसकी बात हो रही ना। और अधिकार और कस्टम बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों बहुत थिन डिफरेंस शेयर करते हैं। कस्टम वो होता है जिसको समाज रिकॉग्नाइज करता है। अरे एक रूढ़ी तभी तो मान्य होगी ना, तब समाज उसको मानेगा। जैसे आज रूढ़ियों की बात करते हो राजस्थान में, तो सती प्रथा भी एक रूढ़ी थी, कस्टम ही था, लेकिन समाज ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया एंड सडनली इट हैज कोलैप्स्ड फ्रॉम द सोसाइटी। आज नहीं है समाज में। तो कस्टम जब सोसाइटी को वेल रिकॉग्नाइज करती है तभी वो लॉन्ग रन में रन हो पाती है। कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसके अंदर। तुमने सोशियोलॉजी पढ़ा है? कस्टम के ऊपर पूरा दिया हुआ है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लॉन्ग प्रैक्टिस होनी चाहिए, सोसाइटी उसको माने, सोसाइटी उसको प्रिवेल करे। हाँ, बीच में कोई स्टॉप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए, तो वो होता है कस्टम। और राइट क्या होता है? राइट ऐसा होता है कि आपका राइट राइट भी ये इसी तरफ का है। जो भी क्लेम होता है आपका, जिसपे आप अपना कोई भी अधिकार समझते हैं, किस भी चीज पे आप दावा करते हैं, तो समझ में आया कि सोशियोलॉजी क्यों पढ़ाया जाता है आपको। तो पढ़ना चाहिए वो तो। किसका बीबीए था इसमें? बाकी तो 3 ईयर होता, 3 ईयर में तो कहीं पढ़ेंगे। आपको पढ़ा है सोशियोलॉजी? बीकॉम? बीकॉम वालों को भी नहीं पढ़ाएंगे सब्जेक्ट। ठीक, ठीक है ना सर? समझ में आ गई कहानी? चलिए अब थोड़ी सी कहानी समझिए, पब्लिक राइट और डिक्लेरेशन की भी समझिए। अब जैसे मान लीजिए एक सरपंच साहब थे। क्या थे? सरपंच साहब। दो परिवार, मतलब गांव में एक जमीन को लेकर दो भाइयों में डिस्प्यूट चल रहा है, ए में और बी में। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर? डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक राइट्स और कस्टम की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पब्लिक राइट और कस्टम की बात करेंगे। अब क्या हुआ सर? दो भाइयों में चल रहा था लगातार डिस्प्यूट। यूजुअली क्या होता है, यहां पे जो बात की जा रही है वो पब्लिक इंटरेस्ट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? निकालिए एक बार 26 का डी, आपको समझाता हूं मैं। When the statement gives the opinion of any such person as to the existence of public right, custom, or the matter of public or general interest of the existence, it would be existed. ठीक है ना सर? अब सरपंच साहब क्या चाहते थे सर? कि गांव में रोड बने, गांव में रोड बने, लेकिन इन दोनों भाइयों में क्या था सर? डिस्प्यूट। तो सरपंच साहब चाहते थे कि इनके गांव खेत के बीचों से एक रास्ता निकले, इनके खेत के बीचों से, जमीन के बीच से एक रास्ता निकले। ठीक है। अब सरपंच साहब ने क्या किया? सरपंच साहब ने बोला कि जो जितनी जमीन है ये जो एक ही जमीन है, यहाँ पे ए अपनी जमीन छोड़ दे, यहाँ पे ए अपनी जमीन छोड़ दे, जितनी जमीन बच रही है ये भी बी ले ले, ये भी बी ले ले, ये भी बी ले ले, हम ए को सब लोग चंदा इकट्ठा करके एक नई जमीन देंगे सेपरेट। अब समझ में आई? और सरपंच साहब ने मरने से पहले इस चीज का जिक्र किया और लिख के गए, बोला कि हमने सबने पैसा इकट्ठा करके ए को यहाँ जमीन दी और बी को ये जमीन दे दी, बी को ये जमीन दे दी, और ऐसे करके हमारे गांव में रास्ता बना। बन गया ना रास्ता? ऐसे करके हमारे गांव में क्या बना सर? एक रास्ता। आज के 40 साल 50 साल बाद एक के बच्चों को अक्ल आई कि जो जमीन उधर दी थी आज वो रोड के ऊपर है, और सारे रोड के ऊपर बहुत बढ़िया जमीन चली गई। और जमीन किसकी थी? हमारी जमीन थी। तो गांव वालों ने हम सब हमारे साथ सबने मिलकर क्या किया है? धोखा किया है। बात समझ में आई? अरे जो जमीन रोड पे चली गई उसकी तो रेट बढ़ गई ना, ये बेचारी गली कुचड़ में अंदर जमीन फंस गई। 40-50 साल पहले इतनी दूरदर्शी नहीं थी, उनको लगा छोटा सा रास्ता तो दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। बात समझ में आई? आज केस कर दिया इसने, ए ने, किसके ऊपर? पंचायत पंचायत समिति से, उसके कार्यालय से रिकॉर्ड मंगवाए गए, और वहां जाके हमको मिला 1950 40-50 साल पहले वाला, 1960 70 80 का, उस दशक का एक कागज, जिसमें सरपंच साहब ने क्या किया हुआ है? लिखा हुआ है। जो भी ए के एंसेस्टर, मतलब एक जो भी ए है उसको, जो भी अब जो बच्चे रहे होंगे इसके, अब इसके ए तो रहेगा नहीं ना सर अब 40-50 साल बाद।
तो जिसके जो भी बच्चे रहे होंगे, मैं इसके बच्चे का नाम लिख देता हूँ B4, चौथी जनरेशन चल रही है मान लीजिए। A4 वर्सेस क्या हो गया सर, तो A की चौथी जनरेशन A4। तो उसमें लिखा हुआ है कि हमने A को जमीन दिलाई थी सबने मिलके, और ए एग्री हुआ था, एग्री का एक का कागज भी मिल गया वहां पे। तो याद कीजिए 26 का बेसिक सिद्धांत याद रखिए। जो आदमी जिसकी डेथ हो चुकी है, नॉट फाउंड है, अनेबल टू गिव एविडेंस है, और क्या हो जाएगा, डिले और एक्सपेंस। ये चार कंडीशन वाले अगर क्या मामले बन रहे हैं, तो यहाँ पे जनरल राइट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो रही है, लोकहित की बात हो रही है। हिंदी में पढ़ेंगे एक बार में समझ में आ जाएगा, आसान सा प्रोविजन है, पढ़िए। जबकि उस कथन में उपयुक्त व्यक्ति की राय किसी ऐसे लोक अधिकार या रूढ़ी या लोक साधारण हित के विषय के बारे में जिसके अस्तित्व से यदि अस्तित्व में होता तो उस व्यक्ति का अवगत होना संभाव्य होता। यहाँ पे एक लाइन आगे, यहाँ पे एक लाइन को नोट कीजिए। इफ इट इज एग्जिस्टेड ही वुड हैव बीन लाइकली टू बी अवेयर। अगर वो आदमी होता ना, सरपंच साहब होते आज जिंदा, अब सरपंच साहब तो चले गए, और कौन उठाएगा उनकी जिम्मेदारी? समझ में नहीं बात? तो गांव की जिम्मेदारी किसने उठाई सर? एक कागज में जो लिखी हुई है, बात समझ में आई? दीज आर द इजी प्रोविजन। अगर आप कस्टम समझ में आता है ना कि क्या है कस्टम, देन यू विल गेट द जस्ट बेसिक जिस्ट ऑफ दीज प्रोविजन। इलस्ट्रेशन पढ़िए प्लीज इसका। इसका इलस्ट्रेशन है आई फॉर आईफोन। आई फॉर आईफोन ही बोलो, आई फॉर क्या होता था बचपन में? आइसक्रीम। आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर और क्या होता था? आई फॉर इंक, आई फॉर इंक। अब आजकल आई फॉर आईफोन हो गया। देखिए आई, देखिए the question is whether a given road is a public way. A statement by a deceased headman of the village that a road was public is a relevant fact. बता सकता ना सर वो कि अब ये पब्लिक रास्ता हो चुका है? बात समझ में आ गई? ये डायग्राम्स याद रखना, ठीक है ना? लोग यू विल गेट अभी नहीं, क्लास खत्म हो जाएगी, 6 महीने साल भर बाद पढ़ोगे, एग्जाम के टाइम तो याद रहेगा कि हाँ सर ऐसा कुछ बताया था। बस आसानी है सर। क्या इसमें क्या लिखूं? आप लोग डायरेक्ट नोट कर लीजिएगा इसमें, है ना? 26 के डी में क्या नोट करना है सर? डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट से तो किसी को कुछ नहीं आता, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं समझाने लायक, क्या बताऊं। और इसमें इलस्ट्रेशन भी नोट कर लेना, डायग्राम नोट कर लेना, यू विल गेट इट। चलिए मैं अब आगे हम लोग समझते हैं, और आगे देखिए। वो सूरत में जो ट्रांजेक्शन होता है ना, उसको बोलते हैं अठवाडिया, अठवाडियानु खातू ऐसे बोलते हैं, अठवाडियानु खातू ऐसे कहते हैं उसको, ठीक है ना? 26 डी हमारा हो चुका है। नाउ कम टू द सेक्शन 42। 42 ये बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति राय रखता है, क्या रखता है? राय। वो आदमी क्या है सर? जिंदा है आज। वो आदमी क्या है सर? अरे गांव में होता है ना, कोई 95 साल का आदमी जानता हो उस टाइम जिंदा हो कि सरपंच साहब ने और मैंने 50-50 रुपए मिलाए थे उस रास्ते के लिए, हो सकता है ना? एक को नया मकान देने के लिए हम सबने 50-50 रुपए का चंदा इकट्ठा किया था। 95 साल का एक आदमी है वो बोल रहा है। तो जो राय रख रहा है किसके रिगार्डिंग? किसी कस्टम या पब्लिक राइट के लिए, वो भी क्या हो जाएगा सर? रिलेवेंट हो जाएगा 42 में। अगर आदमी मर जाएगा तो 26 डी में जाओ, आदमी जिंदा है तो कहां जाओ? बस इतना सा है, 42 पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो कस्टम और राइट पे कोई भी सवाल आए, चारों पांचों सेक्शन लिखे आना, समझ में तुम्हें आ ही गया होंगे। अब लिखना कैसे, क्या लिखना है, बच्चे क्या करते हैं ना, बिना बिना लिखे मेरे सामने आ जाते हैं, बोलते सर लिखना कैसे सर वो बताओ। अरे भाई लिख के ला, लिख के लेके आ कागज में, फिर बताऊं ना लिखना कैसे, उसको पढ़ूंगा फिर बताऊंगा ना किस किस स्तर पर है यहाँ पर अपनी आंसर राइटिंग में। बिना लिखे बोलते सर लिखना कैसे, इसको कैसे लिखा जाए इसे। और बच्चे होते हैं ना, जैसे कॉलेज में जाते हैं मैडम के पास में, सर मैम प्लीज मैम बताओ क्या करना है, तो गुड बुक्स में आने के लिए। वैसे भी अभी अभी भी बच्चों की आती होती है, बच्चे आते हैं कि सर कैसे लिखना है आंसर। अरे भाई लिख के लेके आ, आंसर लिखोगे नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा आपको कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। आप आइए आंसर लेके, लिख के लाइए मेरे सामने, पढ़िए एक बार।
When the court has to form an opinion, अब कोर्ट को क्या बनानी है, यहाँ पे एक राय बनानी है. As to the existence of general custom or right, the opinions as to the existence of such right or custom of the person who would be likely to know its existence if existed are relevant. मतलब वो लोग जो जानते थे इसके बारे में, अरे हो सकता ना कि 40 साल पहले ये दादाजी सिर्फ 20-30 साल के ही हो, लेकिन आज भी बुद्धि बहुत शार्प हो, सारी याददाश्त हो, बात समझ में आई? तो ये जाके जो कोर्ट में अपनी राय रखेंगे कि साहब ऐसा था, वो क्या है चीज. अगर आदमी जिंदा है तो अपनी राय देगा 42 में, डेथ उसकी डेथ हो चुकी है और उसने कहीं एंट्री करी थी तो वो कहाँ जाए, 26 के डी में चला जाएगा दोबारा से. सर जनरल ओपिनियन किसे राइट क्लेम कर रहे हो, वो सब चीजें रिलेवेंट हो जाएगी. अगर पार्टी असर्ट कर रही है, डिनाई कर रही है, पहले कब डिनाई किया था, पहले कब असर्ट किया था, ये भी एक कस्टम ही है. अब देखो होता क्या है ना, अपने यहाँ पे इंडिया में एक दिक्कत है, हनुमान जयंती और कुछ कुछ फेस्टिवल्स एक साथ आते हैं और सबकी जिद होती है कि रैली उसी मोहल्ले से निकले, जुलूस उसी मोहल्ले से निकले. ये होती है जिद इंडिया में. क्या जिद है? हाँ. अब क्या होता है ना सर, जैसे आपने एक बार उसको अलाउ कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, कस्टम. क्या बन जाएगा ये, कस्टम. इट विल मेक ए कस्टम. और तुम सीआरपीसी में भी तुम्हें दिखाऊंगा मैं, जहां पे भी पब्लिक राइट का क्वेश्चन है. अर्लियर इट वो सेक्शन 145, 146, 147 ऑफ सीआरपीसी. अब बीएनएसएस में जो भी नया सेक्शन होगा वो मेरे को भी याद नहीं है. देखो मशीन थोड़ी ना हूं मैं, धीरे धीरे पढ़ के याद होता है ना. पहले 145 और 147 में राइट दिए हुए थे. अब क्या होता है सर, ये समझिए. तुमने अगर एक बार जाए से जुलूस निकाला तो तुम्हें क्या बन गया, वो कस्टम बन गया. बात समझ में आई? बन गया ना कस्टम, क्योंकि वो चीज क्या है, कंटिन्यूटी में परफॉर्म हो रही है बिना. अगर 2 साल कोविड के टाइम पे नहीं परफॉर्म कर पाए तो कस्टम टूट गया. समझ में आई बात? अब जब कस्टम टूट गया तो फिर दूसरी पार्टी बोलेगी सर 2 साल से परफॉर्म ही नहीं हो रहा है. ऐसा होता है. बात समझ में आई? द प्रोविजंस आर वेरी वेरी क्लियर इन दैट रिगार्ड. बात समझ में आई? मान लीजिए कोविड चल गया 70 साल तक, 70 साल बाद वापस आप जुलूस निकालना चाहते हो तो 70 साल पुराना वाला आदमी आएगा ना कि हमारे टाइम पे निकला करता था जुलूस इसी रास्ते से. बस बात समझ में आ रही है? तो दैट्स हाउ दीज थिंग्स वर्क्स इन द कोर्ट. कोई भी राइट क्लेम कर रहे हो, दूसरी पार्टी मना कर रही है, असर्ट कर रही है, डिनाई कर रही है, प्रख्यात कर रही है, प्रत्याख्यात कर रही है. 11 आदमी की डेथ हो चुकी है, राइट और कस्टम का, उसका कुछ चीज लिखी हुई थी, अनेबल है, एविडेंसेस नहीं दे सकता, डील और एक्सपेंसेस अकर होगा. 42 में वो आदमी जिंदा है, उसको बुला लो, 95 साल के आदमी है, उनके जो राय है, उनका ओपिनियन है, दैट इज वेरी रिलेवेंट. 95 में आपको बता चुका हूँ, 95 में ये है कि अगर कोई कस्टम है, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, संविदा के अंदर कोई चीज बदलनी है तो पार्टी चाहती है उसमें ओरल एविडेंस देना, तो वो दे सकती है. अगर वो चीज कस्टम है तो बुला सकती है ना कि मार्केट में कि यहाँ पे 8 वाड़े का रूल है या 2 वाड़े का रूल है. या फिर यहाँ बे दिवस नो रूल्स है, पार्टी बुला सकती है ना. बे दिवस मतलब 2 दिन का रूल है, 8 दिन, 7 दिन को अठवाड़े के देते हैं, हफ्ते को अठवाड़े के देते हैं वो लोग. तो वो पार्टी बता सकती है ना कि यहाँ पे यहाँ बे दिवस नो रूल्स है ना अठवाड़े नो रूल्स है, तो पार्टी बोल सकती है ना यूजुअली आके. तो पार्टी कैन सर्टेनली टेल देम. तो इट्स बीन अ वेरी इजी प्रोविजन टू देम टू अंडरस्टैंड. दीज प्रोविजंस आर वेरी प्लेनरी और आसान से टॉपिक्स हैं. डायरेक्ट नोट कर लीजिएगा, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर इट, क्योंकि इससे मेंस के सवाल नहीं है पूछे गए. लेकिन कभी पूछे तो पूछा जाएगा कभी मेंस में तो 3 नंबर या मैक्सिमम 4 नंबर, उससे ऊपर नहीं जाएगा. बट यू हैव टू राइट एवरी प्रोविजन ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन इट. आंसर को कॉम्प्रिहेंसिव बनाइए, आंसर को संपूर्ण बनाइए, आंसर को पूरे खुद में कंप्लीट होना चाहिए आंसर. ठीक है ना, आंसर कंप्लीट होगा तो ही मजा आएगा. सारे प्रोविजंस लिखिए, 11, 26, डी, 42, 95 का प्रोवाइजो, और थोड़ा थोड़ा सबको समझा दीजिए. बस फिर देखो कौन नंबर काटता है तुम्हारे. फिर सवाल को भी समझो, सवाल किस बारे में बोलना चाह रहा है. ठीक है ना, कहानी समझ में आ गई आज की? इजी कहानी थी ना. कल समझेंगे रिलेशनशिप, किसको समझेंगे, और इसको हम समझ चुके हैं, इसको मैं क्या कर चुका हूं सर, और दोबारा भी वापस पढ़ने की इच्छा है. हाँ, कोई बोल नहीं रहा है क्लास में कि सर ये पढ़ा दिया है आपने. 26 ई और एफ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद सेक्शन 7. सेक्शन 7 के साथ पढ़ा था हमने, जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करवाया था हमने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए थिंग्स और पर्सन बताया था ना, व्यक्ति की अनन्यता के संबंधित में. तो सेक्शन 7 के साथ हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है सर, अब क्या बच रहा है इसमें? इसके साथ में, अरे सर इसके साथ में एक और सेक्शन लिख लेना यार,
एक सेक्शन और भूल गए सर। इसके साथ में 26 का जी देख लो, ये भी इसके साथ ही आएगा, तो उसको भी खत्म कर देते हैं। छब्बीस का जी देख लिया, ठीक है ना। ये कह रहा है कि अगर कोई डीड है, विल है, अदर डॉक्यूमेंट्स है जो कि ट्रांजैक्शन में दिए हुए हैं, सर हो सकता है ना, सर हो सकता है ना कि किसी डॉक्यूमेंट में कोई ट्रांजैक्शन है स्पेसिफाई जो कि किससे डील करे, कस्टम से। हो सकता है ना कि ज्यादा बोल के गए कि हमारे यहाँ का कस्टम यह है, वसीयत में लिखा हो हमारे यहाँ का कस्टम यह है कि हमारे बेटे को ही सब कुछ दिया जाता है, सबसे सबसे पहले बड़े बेटे को। अरे हो सकता है ना, अरे वसीयत में लिख दियो हमारे यहाँ की रूढ़ी ये है, कस्टम ये है कि हमारे सबसे बड़ा बेटा है उसी को पूरा सब कुछ मिलता है। अगर विल नहीं बनाएगा तो डेफिनेटली सब में बढ़ जाएगा सक्सेशन में तो, लेकिन अगर विल बना दी और विल में रूढ़ी का जिक्र कर दिया तो फिर वो क्या हो जाएगा, सॉरी 26 के जी में चला जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो मतलब क्योंकि देखो सर, आप यहाँ पे जो भी देखेंगे ना, देखो सर डीड देखो, विल देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट देखो, विल के अंदर तो आदमी की डेथ हो ही जाती है, विल के अंदर तो आदमी क्या होती है सर। तो यहाँ पे 26 के जी का भी गेम ओवर हो गया है। दोबारा सुन लीजिए सर, 26 के जी में ये बोलता है कि अगर मान लीजिए किसी विल के अंदर या तो किसी डॉक्यूमेंट के अंदर आपने बात की हुई है सेक्शन 11 की, तो वो चीज भी क्या है सर, रिलेवेंट है। डन। कुछ बचाया क्या इसमें, कस्ट्राइड कस्टम सब खत्म हो गए। कुछ समझ में नहीं आए और एक बार जाके मेंस वाली बुक देख लीजिएगा, उस बुक में देख लीजिए कोई सवाल तो नहीं है इस टॉपिक से, जो आपको नहीं है समझ में आ रहा तो मुझसे पूछिए, और मेंस के लिए तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 1.5 साल बाद जब एग्जाम आएगी। आई रेड अ वेरी वेरी गुड कोट टुडे, आज मैंने बहुत अच्छा कोटेशन रीड किया। ये कोटेशन मैं आपको सुनाता हूँ। कोटेशन क्या है वो सुनिए। देयर इज ए पर्सन, इनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था इनका? बेंजामिन फ्रैंकलिन यूएस के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर भी रहे हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन फेलोशिप भी रहे हैं, और बहुत इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। इनका एक कोटेशन है, इनका कोटेशन क्या बोलता है, ये कोटेशन बोलता है बाय फेलिंग टू प्रिपेयर, सुनिएगा, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। अगर आप अगर आप तैयारी करने में फेल हो रहे हो, अगर आप तैयारी करने में क्या हो रहे हो, फेल, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि आप फेल होने की तैयारी कर रहे हो। अगर आप अगर आप तैयारी करने में भी फेल हो, अगर आप अभी प्रिपेयर नहीं कर रहे हो ना, तो आप 1.5 साल बाद अभी जो तैयारी कर रहे हो किसकी कर रहे हो, फेल होने की कर रहे हो। आपके ऊपर है आपको क्या सोचना है। अगर आप तैयारी करने में अभी फेल हो जाएंगे, अगर आप अभी तैयारी नहीं करेंगे, जैसा बताया जा रहा है वैसा नहीं करेंगे, आपको लगता है सर दिन में 1-1.5 सेक्शन, 2 सेक्शन, 2.5 सेक्शन होते हैं अपने, सर इसमें भी सर आप ऐसे करो, लेकिन लिटरली मैं बोल रहा हूँ एक दिन आएगा इस क्लास में, मैं एक दिन में 15 सेक्शन का करा दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। वो तो तुम जानते नहीं हो ना कि किस स्पीड में मैं कोर्स खिंचवा देता हूँ लास्ट में। तो जिन पे मैं ज्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ तो उनका वेटेज ज्यादा रहेगा एग्जाम में, अल्टीमेटली याद रखना। जैसे अपन सीपीसी में देखते हैं, एक दिन में एक एक ऑर्डर करवा देता हूँ, कभी कभी एक रूल ही 3 दिन क्लास ले लेता है। तो देयर इज अ सर्टेन वेटेज, उस हिसाब से क्लासेस को डिवाइड किया जाता है। तो अभी जिनके भी जितने कोर्स हो गए हैं, ऐसे जिनकी भी क्लासेस पेंडिंग है, नेक्स्ट 15 days यू हैव टू कवर ऑल द क्लासेस। 15 दिन क्लासेस कवर कीजिए सारी, क्योंकि वंस द सब्जेक्ट हैज बीन ओवर, मैं इसके बैक टू बैक 3-3 4-4 टेस्ट कराऊंगा।